महिला दिवस के अवसर पर सलाम है महिला शक्ति को हमारा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसने सारी मुश्किलों को पार कर अपने बच्चे के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत ही सराहनीय था। कहते हैं अगर महिला कुछ करने की ठान ले तो फिर राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें हो वो अपनी मंजिल पाकर रहती है। एक ऐसी ही महिला जिसने अपने बच्चे की बीमारी को देख एक ऐसी कार्यप्रणाली शुरू की जिसकी हर महिला ने सराहना की। आइए कौन है वो महिला जानते हैं हमारे संपादक घनश्याम लोहार से। आइए देखते हैं महिला शक्ति की एक खास खबर की नजर से। नीमच सिटी के कोर्ट मोहल्ले में रहने वाली जीनत जहां ने अपने बेटे ईशु की बीमारी से तंग आकर वो निर्णय लिया जो आज एक मिसाल बन गया है, और वह निर्णय है निशक्त बच्चों की निस्वार्थ सेवा करके उन बच्चों की मां का दर्द कम करने का काम। जी हाँ, जीनत निशक्त बच्चों की निस्वार्थ सेवा कर रही है। जीनत के छोटे बेटे के निशक्त होने पर जीनत को इस कदर झंझोर कर रख दिया कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय निशक्त बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम लोहार, आप देख रहे हैं के खबर न्यूज। आज महिला दिवस के ऊपर एक ऐसी महिला शक्ति की बात करेंगे जिन्होंने अपना त्याग तो दे रखा है, साथ ही ऐसे निशक्त बच्चों को भी वो पाल रही हैं, सिखा रही हैं, या ये कहें कि उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं। सिर्फ अगर आवश्यकता है तो उन्हें समझने की, उनकी मदद करने की। लेकिन यहाँ आने के बाद देखने को जो मिला है मुझे, क्योंकि जनप्रतिनिधि कई आए हैं, प्रशासन कई आए हैं, प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया, लेकिन इनकी किसी ने मदद नहीं की है। सरकार जिस तरीके से दावा करती है महिलाओं को लेकर कि आज महिला दिवस है, आज महिला दिवस के ऊपर ऐसी एक महिला की स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जिससे देख के आपको भी लगेगा कि क्या महिला का त्याग और क्या बलिदान और क्या समर्पण। जीनत जहां की, जो आप देख सकते हैं कि ईशु नवजीवन विशेष स्कूल बालवाड़ी है, इन्होंने ईशु का जो नाम दिया है ये उनके बेटे का नाम है, क्योंकि उनका जो बेटा है वो जन्म के बाद से निशक्त था और एक जीने का सहारा खो चुके थे। लेकिन उनकी हिम्मत उनके परिवार के सदस्यों ने दी है, और ऐसी हिम्मत दी है कि आज इस क्षेत्र में एक मिसाल बन चुके हैं। तो मैं बात करूंगा जीनत जी से। जीनत जी, सबसे पहले जी के खबर में स्वागत है आपका। जी सर। और सबसे पहले एक जो सबसे बड़ी बात है कि महिला दिवस के ऊपर जो आपने जो त्याग बलिदान दिया है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका। जो ईशु नाम दिया है आपने, जी कैसे दिया, कैसे किया ये आपने? और जो बालक है ईशु आपका, जी, किस कंडीशन से है, और जो इसकी थेरेपी करते हैं कितना समय लगता है, और जो हम बच्चों को सिखाते हैं ये कितना समय लगता है, और गवर्नमेंट की क्या सुविधा मिल पाई और नहीं मिली है? अगर आपने कहीं कहीं आवेदन दिए हैं तो कैसे दिए हैं, बिल्कुल बताइए। सर, देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, सीपी चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनको समझना, उनको किस तरीके से ट्रीट करना, ये हर एक किसी के संभव नहीं है। जो चीज़ मैंने फेस की, मैं नहीं चाहती कि कोई भी अगला पेरेंट्स इसको फेस करे। तो यही मेरा मकसद है कि इन बच्चों में ये होता है कि 0 से 6 वर्ष के अंदर इनकी MRI वगैरह होती है, उसके अंदर इनकी कंडीशन पता चलती है कि किस स्थिति में इनकी मानसिक स्थिति किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब वो पता चलना बहुत ज़रूरी है, उसके बेसिस पे ही आगे अपन इसका इलाज भी कर सकते हैं, इनको आगे बढ़ा भी सकते हैं। और इसके लिए मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट रहती है और थेरेपी प्लस। तो थेरेपी से ये होता है कि इन बच्चों को किस तरीके से अपन ट्रीट करते हैं, यानी कि उनको चलने फिरने में, बैठने में, खाने पीने में, यहाँ तक कि इनके हर सिस्टम को समझने की बहुत ज़रूरत रहती है कि इनको किस तरीके से खाना खिलाना चाहिए, इनको किस तरीके से एक्सरसाइज कराना चाहिए, मेडिसिन किस तरीके से देना चाहिए। सब चीज़ का एक टाइम और एक स्थिति होती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने कैसे समझा कब, क्योंकि आप तो इस चीज से कभी बिल्कुल मैं वाकिफ नहीं थी सर ये कि इस टाइप से भी बच्चे होते हैं। मैं समझती थी कि सिर्फ मेरा ही बच्चा ऐसा है जो मैंने पाया है, और उसको मैं किस तरीके से टैकल करूंगी, या मैं मानसिक स्थिति मैंने पूरी अपनी खो दी थी कि मैं अब आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं, इन बच्चों को कैसे संभाल पाऊंगी। मेरे लिए बहुत गंभीर समस्या थी। जब मैंने आगे निकली बाहर, शिविरों में मैं गई, फर्स्ट शिविर मैंने अटेंड किया, वहाँ पे मैंने ये स्थिति पाई कि कई तरह के बच्चे हैं, अलग अलग कैटेगरी के। कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई पाँव से है,
अलग अलग इनकी टाइप्स होती है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने फेस की और इसके अकॉर्डिंग मैंने इनको किस तरीके से मतलब ट्रीट करा जाए वो मैंने रियलाइज़ किया और उसी बेस में आगे बढ़ी हूँ कि मैं हर व्यक्ति को ये जागरूक करना चाहती हूँ, हर पेरेंट्स को, कि इन बच्चों को किस तरीके से देखभाल की जाए और किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए उनको आगे से आगे। ये हर क्षेत्र में कहीं भी हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, हर चीज़ में मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि इनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? आगे बढ़ाने के लिए सर ये होता है कि एक तो हॉस्पिटल सुविधा नहीं मिलती है, कहीं भी जाते अगर गवर्नमेंट में जाते हैं तो वहाँ ये कह दिया जाता है कि इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता है, ये बच्चे आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने उस चीज़ को नकारात्मक बनाया है। मेरे को खुद ने डॉक्टर ने मेरे अपने बेटे के लिए किया था कि 0% माइंड का बच्चा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ आप इसकी सेवा करें। लेकिन उन्होंने बस ये बोला था कि आप इसको सबके बीच में रखना, जो चीज़ आप सिखाओगे वो चीज़ ये सीखेगा। मैंने उसी बात को आगे गाइडलाइन लिया। इस बच्चे को मैंने पानी पिलाने से लेके खाना खिलाने से लेके हर चीज़ में मैंने खूब मेहनत करी, यानी कि एक चीज़ को 10 बार रिपीट नहीं, 100 बार, 100 बार, उससे भी ज़्यादा कई बार मैंने एक चीज़ के लिए मेहनत करी, तब जाके उस बच्चे के माइंड सेट हुआ और वो खाने लगा, पीने लगा। यहाँ तक कि मैं बाहर ले जाने में भी असमर्थ थी, गाड़ी पे बाइक पे चलाने में इसको ले जाने में दिक्कत आती थी, मतलब बहुत डर लगता था, इसको चम्मच टच करते थे तो मुंह नहीं खोलता था, मतलब बहुत काफ़ी परेशानियाँ मैंने सहन करी। हर फिजिकली में मतलब थोड़ी थोड़ी दिनों में बीमार हो जाते हैं ये बच्चे, तो इनको यही है कि इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इनको थेरेपी और मेडिसिन और सही देखभाल की जरूरत है। उन माओं के लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? उन माओं ऊपर वाले के कोसते कि भगवान ने हमें ऐसे औलाद दी है, अल्लाह ताला ने ऐसी औलाद दी है, तो ऐसी महिला को क्या संदेश है आपकी ओर से? ऐसी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि इन बच्चों को कभी आप ये ना समझे कि ये बोझ है अपने लिए, बल्कि यही एक आपकी ढाल बन सकती है आगे बढ़ने के लिए। इनको अपन किस तरीके से कोई बहुत सोचते हैं कि कहाँ हमारी किस्मत में ऊपर वाले ने ये दिया, ये मत सोचो, ऊपर वाले ने आपको सेवा के लिए दिया है। आप एक बहुत अच्छी माँ बाप है, इसलिए आपको दिया है कि आप इनकी देखभाल कर सकते हो और इनको आगे बढ़ा सकते हो। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं, नामुमकिन को आप मुमकिन बना सकते हैं और काफ़ी इसके लिए हिम्मत रखना पड़ती है और जागरूक होके आगे बढ़ना पड़ता है। मदद के लिए कौन कौन सभी तक हाथ आ गया है? सर मदद के लिए मेरे ऐसे कई संस्थाओं से मेरा मिलना हुआ है, कई सामाजिक सेवा संस्थाएं मेरे सामने आई है, बट अभी तक मैं एक अग्रवाल समाज के सर हैं ओम प्रकाश अग्रवाल जी, उन्होंने मेरी बहुत ही हेल्प की है और आशा सामाजिक कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने भी हर वक्त हर समय पे जब भी संस्था में कोई एक्टिविटी होती है बराबर आके मोटिवेशन किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुझे हम आपके बच्चे मतलब स्कूल के लिए एक जगह की व्यवस्था की हमेशा रिक्वायरमेंट रही है, तो उसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अभी तक कितने बच्चे ठीक हो चुके हैं और अभी के कोरोना काल के पहले कितने बच्चे आते थे और अभी वर्तमान में कितने बच्चे आ रहे हैं? वर्तमान में सर यूँ देखा जाए तो रजिस्टर तो 30 से 35 बच्चे हैं, बट कंटिन्यू 15 बच्चे ऐसे हैं जो यहीं के इसी एरिया के हैं, तो मेरे टच में है, फील्ड में है, हमेशा जब भी एक्टिविटी करती हूँ वो आते हैं। उनको कहीं के मैंने प्रमाण पत्र बनवाए हैं, किसी को उपकरण दिलवाए हैं, कभी भी किसी की भी जरूरत होती है, यहाँ तक कि विधवा पेंशन हुई, वृद्धा पेंशन हुई, उन सब में मैं हेल्प करती हूँ। सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे के खबर के माध्यम से? सरकार से ये संदेश देना चाहूंगी कि सरकार इन बच्चों के लिए सिर्फ 600 रुपये माह पेंशन देती है, लेकिन सर उससे कुछ नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों को ऐसा एक हॉस्पिटल मिले जहाँ निःशुल्क दवाइयाँ और व्यवस्था सारी इनकी हॉस्पिटलाइज इनको निःशुल्क मिले, ताकि हर बच्चे को इलाज सही मिले, सही समय पे मिले और वो आगे बढ़ सके। एक रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं जो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वो होना चाहिए सर। और वो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे, मेरा मतलब मकसद यही है, अगर जिंदगी में मुझे कामयाबी और इस मुकाम पे हासिल किया मैंने, तो मैं ऐसा सेंटर ज़रूर खोलूँगी जहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं और ऐसे बच्चे को मैं अच्छे से अच्छे उनका डेवलपमेंट कर सकूँ और उनकी मदद कर सकूँ, उनको इस काबिल बना सकूँ कि वो अपने पैर पे चले खड़े और हर वर्क कर सके। ऐसे जो आप सेवा करते हैं, वैसे जो मंदबुद्धि के बच्चे करते हैं, निशक्त बच्चे जिसको कह सकता हूँ, तो सेवा करते होंगे तो परिवार भी घृणा करता होगा, बोलता होगा कि बोले कहाँ ये ऐसा काम कर रहे हैं, इससे भी सर्विस करते तो तनख्वाह थी, तो परिवार का कितना सहयोग मिला होगा आपको? सर कई चीज़ें मैंने फेस की है। मैंने फैमिली में यहीं पे रह के उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टॉयलेट कर देते, कहीं क्या कर देते, वो सब चीज़ मैंने फेस की है। परिवार को भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ मैंने बहुत मतलब एडजस्ट किया है, मैंने हर चीज़ को इग्नोर भी किया है मैंने,
और इसके लिए मैंने काफ़ी संघर्ष भी किया है और वो मुकाम मैंने हासिल किया है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि परिवार को भी अपन उनका सपोर्ट करेंगे, उनके अकॉर्डिंग मतलब हैंडल किस तरीके से करना हर सिचुएशन को, वो मैंने अच्छे तरीके से किया है। पति का कितना कहते हैं पति पत्नी अर्धांगिनी होते, तो जी। इसमें पति का कितना हाथ है आप मानते हैं आपको? क्योंकि हर पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है, तो पत्नी के पीछे कितना हाथ है पति का? सर मेरे हस्बैंड का मेरा को बहुत सपोर्ट मिला है। मैं कहीं भी अगर आज भी समाज सोशल वर्क करती हूँ, मैं कहीं भी फील्ड में मुझे जाना होता है, मीटिंग्स वगैरह रहती है, कोई भी एक्टिविटीज़ रहती है, कभी मना नहीं करते, हर वक्त उनका हाँ ही रहता है और सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि मेरी सासू माँ अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। बस एक ही यही रिक्वायरमेंट थी कि बेटा तू इतनी मदद हेल्प करती है, इतना वर्क करती है, तुझे क्या मिलता है, ये सवाल था उनका कि तू इतना करती है बट तुझे क्या मिलता है। लेकिन वो जान गए थे धीरे धीरे कि इसको क्या मिल रहा है, इसको कामयाबी मिल रही है, इसको नाम, इसको इज्जत मिल रही है, इसके लिए वो संतुष्ट थे। और कभी उसके बाद आगे उन्होंने ये मेरे से क्वेश्चन नहीं किया है, बस करती रही और करती रहूंगी आगे। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी आपको भी झंझाहट सी आ जाती होगी कि बोले ये क्या काम है, कैसा पकड़ लिया है? नहीं, इसका होता भी है, लेकिन अब क्या हुआ, अपने को तो मालिक ने दिया है तो अपन को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि आगे औलाद अपनी, तो उसको हर चीज़ से। उसी को देखते हुए उन्होंने सभी की सेवा करने का जज्बा उठा लिया, तो कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि ये क्यों कर रहे हैं, केवल अपने बच्चे का कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी अपने बच्चों को देखते हो, सबको सेवा भाव मिले, सबको इस हिसाब से आगे बढ़ने की प्रेरणा उनको थी, तो उस चक्कर में भी उनका साथ देता हूँ। तो आप बिल्कुल तन मन धन से साथ देते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। गर्व की बात है कि आज महिला दिवस के ऊपर उनको एक तो पूरी तरीके से आज देखने को मिल रहा है आपको। बिल्कुल, मेरे को बहुत गर्व होता है और मैं उनके साथ में हरदम खड़ा रहूँगा, बस ये होता है कि मतलब हम 13 साल से काम कर रहे हैं और 4 साल से हमने नियमित में मतलब ये दिव्यांग बच्चों का स्कूल चला रखा है और बच्चों की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। दृष्टिहीन बच्चों के संगीत विद्यालय, मंदबुद्धि बच्चों के लिए संगीत विद्यालय। बाकी मैं प्रयास में हूँ, बाकी जीनत मैडम और उनकी मम्मी का ये है कि उनके वहाँ पे हमको तवज्जो दी और तवज्जो से हमने जैसे जैसे हमारी व्यवस्था के अनुसार उनको ये करते गए 4 साल से। पूरा परिवार इस आस पे लगा है कि कहीं न कहीं कोई मदद का हाथ आएगा सरकार की ओर से। सर मैंने कई बार सभी जनप्रतिनिधि से, सभी अधिकारियों से कई बार लेटर लिख के मैं ये किए, बाकी सब आश्वासन दे जाते हैं और कभी भी मतलब ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला कि मोदी जी हम आपका दृष्टिहीन बच्चों का, विकलांग बच्चों का 1-2 कमरे दिलवा दें जिससे आप सकुशल चला सको। जनप्रतिनिधि प्रशासन को जो काम करना चाहिए था वो काम आप समझ रही हो, लेकिन आते कर रहे हैं, तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन जो वास्तविक काम कर रहा है उसको देख के उनकी व्यवस्थाएं करना चाहिए। अभी हमने कब से 2-3 रूम मांगे हैं, हम शासन प्रशासन की मदद करना चाहते हैं। अभी बेटी बचाओ की कार्यशाला में भी गया था, वहां पे भी उन्होंने बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में मैं एक ही कहना चाहता हूं कि हमारे मंदबुद्धि और दृष्टिहीन बच्चों की छात्रावास सुविधा नहीं है, तो हमारी संस्था हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारे को 2-3 कमरे मिला तो हम मतलब सरकार को भी कुछ काम करके बताएंगे। जीनत के पास करीब 25 निशक्त बच्चे पढ़ने और थेरेपी कराने आते हैं, जिससे वह एक बार अपने पैरों पर खड़े हो सके। इस पुण्य कार्य को देखकर जहां मोहल्ले वासी भी जीनत की प्रशंसा करते नहीं थकते, तो वहीं जीनत द्वारा निशक्त बच्चों की सेवाएं करने पर उनकी माओ को भी अलग खुशी का अनुभव होता है। जीनत ने बेटे ईशु के नाम से खोली ईशु नवजीवन निशक्त संस्था, जिसमें कई बच्चे ठीक होकर अपना जीवन जी रहे हैं। जीनत जहां के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक मोहम्मद अयान 12 साल का है और दूसरा बेटा मोहम्मद इशाक 10 साल का है। मोहम्मद इशाक जन्म से ही निशक्त है, वह उठ और बैठ नहीं पाता। बेटे का काफी इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं होने के कारण वाराणसी के गुरुजी अशोक मौर्य थेरेपी विधि से बच्चा बैठने लायक हुआ। अपने बेटे की निशक्तता का दर्द उन्हें पता है और अन्य निशक्त बच्चों के परिजनों के साथ वह निशक्त बच्चों की सेवा कर अपना दर्द उनकी माओं के साथ बांटती हैं। जीनत इन निशक्त बच्चों को पढ़ाती भी हैं और फिजियोथेरेपी भी करती है, जिससे निशक्त बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। जीनत के पास शहर ही नहीं गांव के भी निशक्त बच्चे पढ़ने आते हैं और जीनत उन बच्चों को फिजियोथेरेपी भी करती है, जिससे यह निशक्त बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सके। जीनत इस कार्य को उस मुकाम पर ले जाना चाहती है
जहां पर निशक्त बच्चों को हर सुविधा मिले और अपने पैरों पर वे चल सके, लेकिन लाचार सिस्टम की वजह से यह अपने लेवल पर कार्य कर रही हैं। अगर सरकार के द्वारा सहयोग मिले तो जीनत उन तमाम माओं के आंसू पहुंच सकती है जिनके बच्चे निशक्त हैं। अब सरकार और जनप्रतिनिधियों को ऐसे में आगे आना चाहिए और जीनत जैसी सभी महिलाओं का सम्मान कर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। वह हर संभव प्रयास करके ऐसी उम्मीद उन तमाम महिलाओं को देनी चाहिए जो जीनत की ही तरह निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य कर रही है। वैसे तो जीनत अब तक कई निशक्त बच्चों को मेहनत करके चलने लायक बना चुकी है और कई महिलाओं के दर्द को खुशियों में तब्दील कर चुकी हैं। ऐसे में एक माँ से जब बात हुई तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और जीनत को दुआएं देने लगी और बोला कि ऐसी महिला का सम्मान होना चाहिए। ये 8 साल का था, 8 साल का हो गया और 2 साल का था जब से मैं इसको ला रही हूँ। तो इसकी एक्सरसाइज वगैरह करवाई। पहले ये चलते चलते गिर जाता था। एक्सरसाइज से इसको इतना फ़ायदा है कि मतलब गिरता नहीं है और मतलब पहले से काफ़ी इसमें वो इम्प्रूवमेंट आया है। अब इसका काम भी, पहले हाथ बहुत दुखता था इसका, तो लिख नहीं पाता था। अब थोड़ा लिखने भी लगा है और ये पढ़ने भी जाता है स्कूल। तो यहाँ क्या जो थेरेपी करते हैं क्या लगा आपको? थेरेपी से फायदा हुआ? थेरेपी से तो बहुत फ़ायदा है। ऐसे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है और जीनत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी मदद के लिए सरकार मतलब कुछ करे और उनको मतलब आगे और प्रोत्साहन मिले और है ना उनको सहायता मिले कि वो ऐसे बच्चों के लिए और कुछ अच्छा कर सके। अच्छा, अब यहाँ आते हो तो क्या पैसा वगैरह तो लेते हैं आपसे? नहीं सर, पैसे वैसे कुछ निःशुल्क पढ़ाते हैं? बिल्कुल। जी सर। तो जब ये निःशुल्क पढ़ाते तो इनका घर खर्चा कैसे चलाते हैं? क्या उम्मीद कर रहे हो कि सरकार इनके लिए कुछ सुविधा करे? जी सर, ये थेरेपी करते हैं तो ये बाहर जाना पड़ता है, उनको घर भी संभालना पड़ता है, उनका एक बच्चा भी है उसे भी संभालना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि उनको मतलब ऐसा वो मिल जाए ताकि वो घर पे कुछ कर सके और उनकी इनकम भी हो ताकि वो उनका घर भी अच्छे से चला सके।